स्वराज जी, कोठारी जी, सारे मोर्चा के मित्रों, पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे 6:30 पहुँचना था, मैं 15-20 मिनट लेट हो गया। दिल्ली की ट्रैफिक में आज कई जगह लाल बत्ती गायब है, तो ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। मोर्चा के किसी कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जिंदगी में कई मोड़ों पर जो कुछ सीखा है, संघ के स्वयंसेवक के रूप में 12 वर्षों तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए, और लगभग 4.5 साल मोर्चा कमेटी मैंने काम किया है। आपकी जानकारी के लिए मैं मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े हंगामी दौर में थे, और आप पता नहीं, आप सभी मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर पर काम करते हैं। तो हमारे पहले अध्यक्ष थे तो जगत प्रकाश नड्डा जी भी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, दूसरे अध्यक्ष उमा भारती जी थी, मैं दोनों के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय महामंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, जो आज एमपी के मुख्यमंत्री हैं। दूसरे राष्ट्रीय महामंत्री विजय गोयल जी थे, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी जी थे। राष्ट्रीय मंत्री किरीट सोमैया जी थे। तो आज सभी भाजपा में कहीं न कहीं हैं, तो आप बढ़िया से काम करें तो आपका भविष्य अच्छा है, ये बात मैं पहले कहना चाहता हूँ। तो दूसरी बात मुझे कहनी है, चारा घोटाले की चर्चा हो गई, तो यहीं से मैं मीडिया की बात शुरू करूंगा। मेरा टेलीविजन का पहला आना चारा घोटाले के वकील के रूप में शुरू हुआ था, चारा घोटाले को उजागर करने वाले वकील के रूप में। ये 94-95 में हम लोगों ने जब याचिका दायर की थी, सुशील मोदी पिटिशनर थे, मैं उसमें पटना हाईकोर्ट में वकालत करता था। 2000 के बाद एमपी बना, फिर केंद्रीय मंत्री बना, फिर सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट हुआ। लेकिन देश की राजनीति को उन्होंने बहुत बदला था। पशुपालन घोटाला क्या है, बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊं, क्योंकि फैसला बहुत देर से आया। क्या 2000 मुर्गियां 3 महीने में 3 करोड़ का दाना खा सकती हैं? गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, झारखंड इलाके में, बिहार के विशेष रूप से, उनको गाय भेजना है, उनको बैल देना है, उनको बकरी देनी है, उनको भैंसे देनी है, उनको फॉडर देना है। ये सब भारत सरकार की योजना है कि बहुत पैसे आया था। तो जब सीएजी ने जांच की, तुमने कैसे सप्लाई किया, तो कहा ट्रक पे किया, कहा नंबर दो। जो ट्रक के नंबर की जांच की, वो मोटरसाइकिल और स्कूटर का नंबर निकला। उन्हें भैंस और गाय और बैल और बकरियां वो स्कूटर पर जा रही थी। और इस पूरे षड्यंत्र को लालू प्रसाद जी, जगन्नाथ मिश्रा, एक पक्ष में और एक विपक्ष में, और ये अपने समय का देश का सबसे बड़ा घोटाला था। 1100 करोड़ रुपए एडमिटेड था, घोटाले की परिधि 2000 करोड़। बोफोर्स घोटाला 60 करोड़ का था। तो उस समय लालू के खिलाफ बोलना मतलब परेशानी का सबक था। तो हम लोग जो खड़े, तो पार्टी भी आगे बढ़ी, हम लोग का भी राजनीतिक वजूद आगे बढ़ा। संघर्ष करने से रास्ता नहीं आता। दुर्भाग्य की बात क्या है कि आज इसकी थोड़ी आंख धीमी हो गई है, क्योंकि एक समय 1100 करोड़ और 2000 करोड़ का घोटाला जो था, अब आजकल तो उसका बिलो स्टैंडर्ड हो गया है। कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़, 2G घोटाला 1,76,000 करोड़, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़। तो शायद आप लोग को भी लगता है कि ये क्या था, अपने समय का ये था। और अगर हम ने ये संघर्ष नहीं किया होता तो कौन जाने, शायद देवेगौड़ा पीएम नहीं बनते, अब वो कहानी अलग होती। लेकिन वो एक हुआ है, संघर्ष करने से रास्ता निकलता है और संगठनों को भी लाभ होता है। मित्रों, मीडिया की बात अगर हम करना चाहें तो अपनी पार्टी से शुरू करिए। पार्टी के प्रवक्ता कौन रहे हैं? सुषमा स्वराज। पार्टी के प्रवक्ता कौन रहे? अरुण जेटली। पार्टी के प्रवक्ता कौन रहे? प्रमोद महाजन। पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम किसने किया? वेंकैया नायडू। पार्टी को मीडिया में ट्यून करने का काम किसने किया? लालकृष्ण आडवाणी जी ने। कैसे प्रेस रिलीज लिखनी चाहिए, क्या करना चाहिए। प्रवक्ता का काम अब बहुत बड़ा हो गया है। पार्टी ने 3 साल प्रवक्ता का काम किया, 3 साल मुख्य प्रवक्ता का काम किया।
आज मीडिया में काम करना एक प्रतिष्ठा की बात नहीं है। आप मीडिया में बोलते हैं, सामने टीवी खड़ा है, ये दुधारी तलवार है, या तो आप चमकते हैं या डूबते हैं, कुछ का संकेत अनुराग ने दिया। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो चमकेंगे, अगर आप खराब करेंगे तो अपना भी नाम खराब करेंगे और पार्टी का नाम भी खराब करेंगे। मुझे टीवी डिबेट पर जाते हुए अब 12-13 साल हो गए। इसकी पहली शुरुआत 2000 में शुरू हुई थी। आज अनुराग जी ने कहा, अरुण जी ने शुरू किया, रवि जी ने समापन किया। 2000 में अरुण जी मंत्री थे, मैं नया सांसद बनकर के आया था। उनको एक टीवी डिबेट में जाना था। उस समय अर्णव गोस्वामी और राजीव सरदेसाई स्टार न्यूज पे साथ बैठा करते थे। तो अरुण जी की कोई बैठक आ गई तो उन्होंने कहा रविशंकर को आप बुलाइए, वो नए एमपी बनकर आए। और वो सिलसिला शुरू हुआ, तक चल रहा है। सिलसिला आपका भी शुरू होना चाहिए। मुझे याद है कि पहले जब टीवी डिबेट शुरू हुई थी तो हर प्रतिद्वंदी एक दूसरे को आउटशाउट करने की कोशिश करता था, जोर से बोलने की कोशिश करता था। आजकल एंकर जोर से बोलने लगे हैं, क्योंकि आजकल एंकर चाहते हैं कि मेरी आवाज सुनी जाए। वो भी ठीक होती है, लेकिन लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। लोगों ने कहा आओ अपनी बात कहो और हमारे ऊपर छोड़ दो कि तुम कैसा बोले। इससे टीवी के में एक परिपक्वता नहीं। अनुराग ने बहुत सही कहा, होमवर्क करके जाओगे, अच्छा करके जाओगे तो अपनी छाप छोड़कर जाओगे और देखने वाले समझेंगे। अभी अनुराग ने राम जन्मभूमि के किस का जिक्र किया, आपको मालूम है? आपने कई लोगों को याद होगा, जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीत कर निकला था राम जन्मभूमि का केस, तो काफी दबाव था मीडिया में बोलना था। मैंने अपनी बात कही थी, संयमित रूप से कही थी, और उसका सही हुआ। क्या कहना, कितना कहना। इस देश में अभी लगभग 800 टीवी चैनल है, मालूम है ना? 245 24 घंटे न्यूज चैनल है। उसका सैंपल वहां पड़ा है सामने। ये हर भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं। अब आपको इनके बीच काम करना है। इस देश में 11 करोड़ टीवी होम्स है, 11 करोड़। तो अगर 11 करोड़ घरों में टीवी है, सॉरी 15 करोड़ घरों में टीवी है, और एक टीवी को अगर 5 लोग देखते हैं तो 122-25 करोड़ के देश में लगभग 90 करोड़ लोग टीवी देखते हैं। मुझे याद है कि मैं उत्तर प्रदेश में एक बार दौरे में गया था, ग्रामीण इलाके में दौरा था, और एनडीटीवी इंडिया में मिला कार्यक्रम रहा हो। अभी 2 महीने पहले आप उस विषय पर आए थे, आपने ये क्यों कहा था? हमें भूल गए। लेकिन अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और शुभचिंतक याद रखते हैं, टीवी मीडियम एक डबल एजेंट मीडियम है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं, इसका सदुपयोग भी कैसे हो सकता है अपने विषय में। मैं ये राम सेतु का केस चल रहा था, मैं सुप्रीम कोर्ट में केस बहस कर रहा था। तो वहां के पत्रकारों ने कहा, रवि जी आपको मालूम है भारत सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया है कि राम एक काल्पनिक चरित्र है और उनका इतिहास से कोई मतलब नहीं है, उसके आधार पर भारत की परंपरा की गणना नहीं की जा सकती। राम इज ए मिथिकल कैरेक्टर, ऐसा उनका एफिडेविट आया। तो मैंने कहा भारत सरकार मूर्ख है, इतना मूर्ख नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। कैसा एफिडेविट फाइल करेगी? जब लाइफ में निकला तो गुस्से से खड़े थे, वो एफिडेविट लेके ने कहा के बाद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पर भारत सरकार हिंदू भावनाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकती है क्या? तो मैंने अपने जूनियर से कहा केस में समय लगेगा, और उस समय ये हॉल नहीं था, वहां से हमने प्रेस किया और सीधा सवाल मैंने सोनिया गांधी से पूछा, मनमोहन सिंह से, कि जिस तरह की शब्दों का प्रयोग हिंदू मानस के और उनके ईश्वर के लिए किया गया है, क्या सोनिया गांधी की सरकार इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी और आस्था के ईश्वर के बारे में एफिडेविट पर कर सकती है? इसका जवाब है मेरी प्रेस को टीवी वालों ने पकड़ लिया और
और इट बिकेम ब्रेकिंग न्यूज और वो चलने लगा। और 4-5 घंटे बाद आते आते भारत सरकार झुक गई और भारत के उस समय के कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज को कहना पड़ा, हम इस एफिडेविट को वापस लेते हैं, राम इज राम, गंगा इज गंगा, हिमालय इज हिमालय। आप इस मीडियम का उपयोग कैसे करते हैं? आपको मालूम है उस समय करुणानिधि साहब बहुत पड़े हुए थे, वो राम सेतु को तोड़ने के पक्ष में थे, क्योंकि काफी मामला डीएमके का कुछ था। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि राम किस इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोडक्ट थे कि ये राम सेतु बनवाया था। तो फिर दूसरे दिन मैंने फिर प्रेस किया, मैंने कहा करुणानिधि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आप मनुष्य हैं तो आपके पिताजी होंगे, आपके पिताजी होंगे तो आपके दादाजी होंगे, आपके दादाजी होंगे तो आपके परदादाजी होंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी तमिलनाडु के किस स्कूल में पढ़े थे, उनको उसका नाम बताइए। फिर वो सरेंडर हो गए। तो अपने पक्ष के विषय को बड़ा बनाना और अपने खिलाफ के विषय की हवा निकालना, ये दोनों काम आपको करना है। अनुराग जी ने एक विषय रखा, एक ट्रेन पकड़नी है, इलाहाबाद जाना है, बस शॉर्ट हो कि कल वहां कार्यक्रम में पार्टी गए। अनुराग जी ने एक बात बहुत कही, उस बात की गंभीरता को समझ गया, कितना बोलना कब बोलना। एक बार की बात है, मुझे साहब की आग की बात है, उत्तर प्रदेश से कोई आया क्या? कोई है क्या? लखनऊ का स्कूल है ना, लामाटरी है ना, वहां पर एक वाकया हुआ था कि एक क्रिश्चियन पादरी थे, उन्हें दावा किया कि मेरे ऊपर ईसा मसीह की आत्मा आते याद होगा, और कई बच्चियां बेहोश हो गई थी 8-9 को पढ़ने। वो एक्सप्रेस में बड़ी खबर चली थी। अब इस खबर को देख के कोई सज्जन बहुत उत्साहित हो गए और उस स्कूल में पहुंच गए, भाजपा का झंडा ले लिया, गमला तोड़ दिया, शीशा फोड़ दिया, गाड़ी उलट दिया। तो इधर ये भी चल रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में ये हो रहा है, और उधर हमारे एक सज्जन कमल छाप लेके चल रहे थे, वो भी 4-5 लोग थे। और वहां भाजपा के पदाधिकारी का उत्तर भी था कि इतनी बड़ी भावनाओं के खिलाफ गमला ही तोड़ा है, गलत क्या किया? ये दोनों चल रहा है। कोई नहीं थे। मैंने जो सामान्य 3 बजे प्रेस करते हैं, 1 बजे प्रेस किया। हमने कहा जिसको भाजपा का बताया जा रहा है वो भाजपा का नहीं है, और अगर होगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये केंद्र का निर्णय है। बड़ा सवाल ये है कि आधुनिक शिक्षा की बात करने वाला एक मिशनरी स्कूल क्या इस तरह की बात कर सकता है? ये होना चाहिए। तो विषय बनाना और विषय की हवा निकालना, ये दोनों बहुत जरूरी है। तीसरी बात फिर मैं अनुराग जी की बात करूंगा, हर विषय पर बोलना आपका जरूरी नहीं है। माइक आते ही चीन ने क्या कहा, ओबामा ने क्या कहा, और हमारे पंचायत में क्या हो रही है, फ्रॉम ग्राम पंचायत टू ओबामा पंचायत, लोग इसको बोलने लगते हैं। आपको ये बोलना चाहिए, ये विषय केंद्र का है, वो केंद्र बोलेंगे। ये विषय प्रदेश का है, प्रदेश बोलेंगे। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलेंगे, इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता। हाँ, यूथ पॉलिसी आनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आना चाहिए। एनडीए के समय में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना था, इस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना गिर गया है। इसको मोर्चा का हर कार्यकर्ता बोले, कस कर बोले, और इसको बड़ा नेशनल इशू बनाए। मित्रों, टीवी है तो आपकी आलोचना भी करेंगे, ये उनका अधिकार है। हमेशा आपके पक्ष में नहीं बोले, और लोकतंत्र में हम है तो प्रेस की आजादी का सम्मान करते हैं। ये हमारे पार्टी का एक कन्विक्शन है कि प्रेस आजाद है तो उसको आलोचना करनी चाहिए। अगर अपनी बात आप कहेंगे तो वो आपकी बात भी लेंगे। जैसे बताया भी अनुराग जी ने, फिर राजस्थान में अगर ट्विटर पर फॉल्स अकाउंट चल रहा था तो एक्सपोज किया, तो एनडीटीवी को भी नोटिस देना पड़ा, तो भी बड़ी खबर थी। तो
खबर ऐसी बननी चाहिए जिस पर आपकी नोटिस ली जाए। लेकिन टीवी से ज्यादा परेशान मत हुआ करिए। तो ये बात मैं टीवी के सामने बोल रहा हूं। जब जनता ठीक रहेगी तो उस ठीक जनता के विचार को टीवी भी सम्मान करेगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई टीवी चैनल तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार अभियान ही करते रहते हैं, तब तो उनको कभी नहीं जीतना चाहिए, वो हमेशा जीतते हैं। और जब वो जनता की जीत करके आते हैं और जब प्रदेश में अच्छा काम करते हैं तो टेलीविजन चैनल को भी उसका नोटिस लेना पड़ता है। और कई टीवी चैनल जो उनकी आलोचना करते रहे हैं, जब उनके सुशासन की जांच करते हैं तो उनकी सरकार को बेस्ट गवर्नमेंट एंड बेस्ट चीफ मिनिस्टर का खिताब भी देते हैं। इसीलिए एक बहुत ही आदर के साथ टीवी चैनल का सम्मान करना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। आज टीवी चैनल को भी समझना पड़ेगा कि देश का लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, इसलिए हल्की फुल्की बातें बहुत नहीं चाहिए। आपने देखा होगा पहले कई चैनल हल्की फुल्की बातें करते थे, आज वो बदले क्योंकि देश का मिजाज बदला है। देश कई प्रकार के समाचारों को रिवाइव नहीं करता। तो टीवी का मैं अखबारों पे आता हूं। अब इतनी बड़ी संख्या में टीवी है तो लगता है कि अखबार और कम होंगे, अखबार कम नहीं होंगे। इस देश में 85,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल, पाक्षिक, वीकली, मंथली। और इस देश में लगभग 25 करोड़ लोग प्रिंट मटेरियल को पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश सब में। इस देश में लगभग 2800 डेली न्यूज़पेपर्स हैं। हिंदी के न्यूज़पेपर की संख्या लगभग 1000 है, नेशनल, लोकल, रीजनल। लगभग 9.5 करोड़ लोग हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, बाकी 2 करोड़ लोग अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं और बाकी रीजनल अखबारों, रीजनल भाषाओं का अखबार। इस देश में क्या है, अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं, रीजनल अखबार प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और अनुराग ठाकुर और रविशंकर प्रसाद टाइम्स ऑफ इंडिया के या हिंदुस्तान टाइम्स के, एक्सप्रेस के पहले पेज के पहले कॉलम में बड़ी फोटो के साथ छपेंगे तो दिल्ली और शिमला में दिखेंगे, लेकिन जागरण में, पंजाब केसरी में, अमर उजाला में छपेंगे तो शायद पहाड़ों में भी जाएंगे और गांव पे भी पहुंचेंगे। मुझे याद है जब मैं उत्तराखंड का प्रभारी था तो मुझे उत्तराखंड के लोग यहाँ बनाएंगे नहीं, उत्तराखंड और हिमाचल की पॉलिटिक्स एक ही ना चलती है। रात शाम सुबह में पहाड़ से नीचे आते हैं, एक अमर उजाला या जागरण चाय की दुकान पर आता है, वहां चाय पीते जागरण अमर उजाला पढ़ते हैं और 1 घंटे बाद पूरे गांव में ओबामा ने क्या कहा और क्लिंटन ने क्या कहा और निक्सन ने क्या कहा, इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। अच्छी बात है। Our country is a proud country, which is very awakened country. अच्छी बात है, ये होना चाहिए। आप लोग आजकल अनुराग जी सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक की बात करते हैं, रेडियो को क्यों भूल जाते हैं? ये आकाशवाणी है। अब आप आकाशवाणी बिलासपुर से शाम का समाचार सुनिए, अभी भी गांव गांव में वही जाता है। मालूम है आपको? आप कभी भी आकाशवाणी पर ध्यान नहीं देते, और अगर गांव में पहुंचना है तो आकाशवाणी का सम्मान करना सीखो। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में INB मिनिस्टर के रूप में मुझे आकाशवाणी के नेटवर्क को देखने का मौका मिला। बर्मा के बॉर्डर से लेकर के कन्याकुमारी को छोड़कर आकाशवाणी करते रहे। और अभी भी गांव में चौपाल में खटिया पर बैठकर और एक ट्रांजिस्टर को बांस पर टांग कर 7:30 के समाचार से लोग देश और दुनिया के अंदर उसका भी उपयोग करना चाहिए। जहां तक ट्विटर, फेसबुक की बात है और बाकी न्यू मीडिया की बात है, इट्स अ वेरी गुड मीडिया, इट्स अ वेरी पावरफुल मीडिया। यूज इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, बट यूज इट कंस्ट्रक्टिवली। और आपसे मैं बताऊंगा, जब भी आप पॉजिटिव तरीके से इसका उपयोग करेंगे तो आपकी सार्थकता बढ़ती जाएगी। मुझे याद है कि कांग्रेस में कुछ लोगों ने फेकू शब्द का प्रयोग कर रखा था,
चला था। मुझसे एक दीवार ने पूछा, मुझे कांग्रेस का अस्तर देख के अच्छा लगा, ये तो मुझे मालूम था कि कांग्रेस का अस्तर यही है, लेकिन अब तो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि इनका फेंकू का अस्तर है, एक शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट डे से उन्होंने कहा कि ये हमारा नहीं है, ये हमारा इससे मतलब नहीं है। हाउ यू पुश बैक द इशू इज वेरी। मैं आपसे 2-3 बातें सोशल मीडिया के बारे में कहना चाहूंगा। अध्ययन करिए, अध्ययन करके उपयोग करिए। बीजेपी के मीडिया वेबसाइट पर आपको बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे। यूज दैट फॉर एक्सचेंज आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल मीडिया। अब याद होगा, अभी मोदी जी ने अपने भाषण में एक बात कही थी कि अटल जी ने विकास कहां से शुरू किया, कहां खत्म किया, और सरकार ने क्या किया। चिदम्बरम का स्टेटमेंट आया और उन्होंने 5 साल की प्रगति रिपोर्ट बताया, और रिपोर्ट आने के बाद कहा कि नरेंद्र मोदी इज कमिटिंग फेक इनकाउंटर विद फैक्ट्स। तो मैं बाहर से लौटा था तो मालूम हुआ ये बड़ा विषय बन गया। तो मुझे ध्यान आया कि जब वित्त मंत्री थे तो इन्होंने बहुत तारीफ की थी एनडीए सरकार के काम। इकोनॉमिक सर्वे आप जानते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बजट के एक दिन पहले आता है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, और इसमें पूरे देश की हर विभाग के हर क्षेत्र का विकास का रहता है। तो रोचक बात क्या हुई कि 2005 में 28 फरवरी को जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे रखा था, उस समय वित्त मंत्री थे चिदम्बरम साहब। इसके सेकेंड पैराग्राफ पेज 1 पर लिखा हुआ है, द ईयर 2003 and 4 saw a bumper economic growth, the highest in the last more than 50 years, except 1 year. And based upon that growth foundation, we are projecting the following growth. Financial year 31 मार्च को खत्म होता है, 1 अप्रैल से शुरू। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 22 मई 2004 को अपना त्यागपत्र दिया, यानी पूरा 3-4 एनडीए का सरकार, और उस सरकार को आपने बम्पर ग्रोथ रेट कहा 8.5%। तो हमने कहा चिदम्बरम साहब, आप उस समय साथ सही बोल रहे थे कि आप आज सही बोल रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ने 4.8% 98 से ग्रोथ रेट शुरू की और 8.5 पे खत्म। और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इस 6 साल में पोखरण न्यूक्लियर विस्फोट के बाद दुनिया ने हम पर सैंक्शन लगाया। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोई व्यापार नहीं हो सकता, सबने अपने आप उठाया। कारगिल का युद्ध हुआ था, ईस्ट एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, ताइवान में, साउथ कोरिया में, फिलीपाइंस में, पार्ट ऑफ चाइना, गुजरात का भूकंप आया था। इन सबों के बावजूद अटल जी ने कभी नहीं ये कहा कि भूकंप आ गया जी तो मैं क्या करूंगी, कारगिल युद्ध हो गया तो मैं क्या करूंगी, ईस्ट एशियन क्राइसिस हो गई तो मैं क्या करूंगी। 4.8% की ग्रोथ रेट 8.5% पे खत्म हुई, और मनमोहन सिंह की ग्रोथ रेट 8.5% की विरासत को 4.8% पर ले आए। ये होंगे तो चिदम्बरम साहब क्या करेंगे, एवरेज। तो हमने कहा कई बार चुनाव में पार्टियां हार जाती हैं तो संतोष के लिए कहती हैं हम हार तो गए हैं, हमारा वोट परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया है, भले ही हमारा ये तक वही है। तो मित्रों, स्टडी ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, स्टडी ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, स्टडी ऑन एजुकेशनल इश्यूज, स्टडी ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज। और एक बात जो बहुत बढ़िया कहा गांधी ने, पार्टी को समझिए, नो द डीएनए ऑफ बीजेपी, द पार्टी इन व्हिच यू वर्क। उसकी विचारधारा क्या है, उसकी सोच क्या है, उसके निर्णय क्या रहे। जब आप ये सोचकर चलेंगे तो आप न्यू मीडिया, सोशल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया सबों का उपयोग कर सकते। इसलिए मैं आज हमेशा कहता हूं कि आज के जमाने में मीडिया को समझना, उसका सदुपयोग करना, इश्यूज को समझना, इश्यूज की हवा निकालना और कितना बोलना
क्या बोलना और कैसे बोलना, ये सबको समझना बहुत जरूरी है। आज अनुराग जी, मैं आपको और आपकी टीम का बहुत साधुवाद करता हूं। इस गंभीर विषय पर आपने दिन भर की चर्चा की। आप सभी बड़े यशस्वी हैं, बड़े प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं। और एक बात बताऊं कि मैं जहां जहां युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देखता हूं तो मुझे भाजपा का भविष्य बहुत संबल दिखाई पड़ता है। और आज मैं जो आपको देख रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।